ही का तमाम ये कंबोज लाल है, वैसा ही रंगो रूप है, पैसा ही माल है। नमस्कार, मैं हूं शुभम शंकरधर। आप देख रहे हैं मनी 9। स्वागत है आपका मनी सेंट्रल में। आज खबरों के विश्लेषण के लिए नहीं, आर्थिक सर्वेक्षण के विश्लेषण के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मनी 9 के एडिटर अंशुमान तिवारी जी जुड़ गए। सर, बहुत स्वागत है आपका। और अंशुमान जी से चर्चा शुरू करें उससे पहले आपको बताएं कि आज हमारे मनी सेंट्रल का ज़्यादा बड़ा हिस्सा, जो पूरा हिस्सा है, आधे से ज़्यादा हिस्सा आर्थिक सर्वेक्षण का हिस्सा है। आज आर्थिक सर्वेक्षण सरकार ने 2022-23 के लिए अपना पेश किया संसद में। क्या इसकी खास बातें हैं, क्या इसमें आशंकाएं जताई गई हैं, क्या इसके मतलब हैं, इसकी रोशनी में कल बजट कैसा आ सकता है, क्योंकि अब बजट आने में कुछ ही घंटे बाकी हैं। तो इसकी रोशनी में बजट का ब्लूप्रिंट कैसा हो सकता है, ये आज हम सब कुछ डिस्कस करेंगे। कुछ एक खबरें और हैं। अदानी के एफपीओ को लेकर खबर है, सरकारी तेल कंपनियों के नतीजों का विश्लेषण है। आज ये सब कुछ है हमारे कार्यक्रम में मनी सेंट्रल में। लेकिन शुरुआत आज आर्थिक सर्वेक्षण से करेंगे। मंगलवार को बजट सत्र की शुरुआत के साथ संसद में वित्त वर्ष 2022-23 का आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया गया। आर्थिक सर्वेक्षण में अगले वित्त वर्ष 2023-24 के लिए जीडीपी का अनुमान जो है वो 6.5% लगाया गया। ये पूरे आर्थिक सर्वेक्षण का आप मानिए सबसे अहम आंकड़ा होता है, क्योंकि यही तरक्की का आंकड़ा बताता है कि ये साल कैसा रहा, यही तरक्की का आंकड़ा बताता है कि अगले साल का बजट कैसा रहेगा। इसका मतलब आपके लिए क्या है, इसका मतलब सरकार के लिए क्या है, ये समझेंगे। इस बीच आर्थिक सर्वेक्षण ने यह भी बताया कि 2022-23 के दौरान जीडीपी ग्रोथ 7% रहेगी। यानी कि अभी जिस वित्त वर्ष में हम हैं, जिसका अभी 2 महीने बाकी हैं, फरवरी और मार्च, इसमें हम 6% की दर से बढ़ेंगे और अगले साल हम 6.5 से 6.8 के बीच कहीं बढ़ सकते हैं। ये मानना है आर्थिक सर्वेक्षण का। सर, पहला सवाल मेरा यही कि इस आर्थिक सर्वेक्षण में जो जीडीपी का नंबर है, आर्थिक विकास दर का नंबर है, इसका हमारे, आपके लिए, जनता के लिए मतलब क्या है? शुभम, मनी सेंट्रल में आपका भी स्वागत है, सारे दर्शकों का स्वागत है। बजट की पहली पाती आ गई है। आर्थिक सर्वेक्षण को आप बजट की पहली चिट्ठी मान सकते हैं। ये उसी टकसाल में बनने वाला सिक्का है जिस सिक्के से कल बजट निकलेगा, जिसे आप सुनेंगे। और आमतौर पर आर्थिक सर्वेक्षण बजट के पहले इसलिए आते हैं ताकि उनके जरिए सरकार आपको ये बता सके कि देश की अर्थव्यवस्था में जो हुआ या जो हो रहा है उसे वो कैसे देखती है। बाजार में बहुत सारे और भी आकलन होते हैं, बहुत सारे और भी निवेशक अपने तरह से अर्थव्यवस्था को देखते हैं। और इसमें जो सबसे बड़ा नंबर है, जहाँ से हम अपनी बात शुरू करते हैं और वो आंकड़ा हमारे लिए क्यों ज़रूरी है, अगर आप हेडलाइन से समझना चाहें तो भारतीय अर्थव्यवस्था अगले साल से तेज स्लोडाउन के मोड में जा रही है। इसका सीधा मतलब ये है, भारतीय अर्थव्यवस्था की विकास दर पिछले साल, अगले साल 2023-24 में सरकारें मान रही 6.5% से भी नीचे आ सकती है। 6.5% से नीचे की विकास दर का अर्थ है बहुत सारी और चीज़ें जिनके जरिए मांग आएगी, रोजगार आएंगी, बढ़ोतरी आएगी, उन पर दबाव बनेगा और उन पर असर दिखाई देगा। इस साल भारतीय अर्थव्यवस्था में, हालांकि सरकार ने सर्वे में कहा है कि अर्थव्यवस्था में रिकवरी आई है, पर इस साल भी आर्थिक विकास दर का आकलन पिछले सर्वे के आकलन से काफ़ी कमजोर रहा। 8% से ऊपर के आकलन की संभावना थी, 7% के आसपास की आर्थिक विकास दर इस साल रही है। तो अगर आप ट्रेजेक्ट्री के हिसाब से देखें तो भारतीय अर्थव्यवस्था 2023-24 में, जो भारत में आम चुनावों का साल होगा, 3 साल की सबसे कमजोर विकास दर के साथ खड़ी होगी। यह पहला मतलब है। और इसके बहुत सारे अलग अलग आयाम हैं जिन्हें बताने की कोशिश बजट ये सर्वे करता है। और चूंकि सर्वे अधिकांश रूप से शुभम पिछले साल के बारे में बताता है, पिछले साल कौन सी चीज़ें कैसे हुई, तो हम ये समझने की कोशिश कर सकते हैं उससे कि सरकार का इन बदलावों के बारे में क्या नज़रिया है। सरकार के भीतर बैठे हुए लोग जो इस सर्वेक्षण को लिखते हैं वो इसे कितना महत्वपूर्ण मान रहे हैं। अगर सिर्फ और सिर्फ अगले साल की आर्थिक विकास दर की बात करें तो सरकार ने यह माना है कि अगले साल उतार चढ़ाव अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्थाओं में, भारतीय अर्थव्यवस्था पर रहने वाले दबाव और कई सारी ऐसी परिस्थितियां रहेंगी जिसके कारण आर्थिक विकास दर में गिरावट होगी। और इस रोशनी में अब कल के बजट का सफर शुरू हो रहा है। बिल्कुल। और आर्थिक विकास दर अगर सुस्त रहेगी तो सिंपल सी बात है, अगर आप अपने लिए समझें तो आप ऐसे समझ सकते हैं कि अर्थव्यवस्था में निवेश कम आएगा, रोजगार कम होंगे, रोजगार हैं तो उनमें इंक्रीमेंट कम होंगे, क्योंकि जब तरक्की ही कम होगी तो तरक्की देश की नहीं, आपकी और हमारी भी कम होगी। सर, इसके आगे इस आंकड़े का मतलब सरकार के लिए क्या है? ठीक है, हमारे लिए तो ये मतलब है, सरकार इस आंकड़े को कैसे पढ़े? हमारे लिए इस बात का, अब इस आंकड़े को जब खोलकर अंदर पढ़ते हैं हम अपने लिए, तो हमें इस सर्वे में बहुत सारी चीज़ें दिखाई देती हैं। सरकार का ये कहना था कि आप, सर्वे ये बताने की कोशिश करता है कि आप अगर सालाना आधार पर परिस्थितियों को देखें, 2016 के बाद से बदलती परिस्थितियों को देखें, तो भारतीय अर्थव्यवस्था ने सबसे तेज रिकवरी की, भारतीय अर्थव्यवस्था में रिकवरी आ गई। सरकार उन सारी चीज़ों का जिक्र करती, सर्वे में कि पेंट अप डिमांड आई है,
जो लोग कोविड के कारण रोजगार के बाजार से बाहर चले गए थे वो रोजगार बाजार में वापस आ गए। हालांकि सर्वे धीरे धीरे भीतर से कहीं ये भी मानता है कि 9%, 8% की बेरोजगारी दर भारत में बनी हुई है। यानी पूरी का पूरे सर्वे का जो टोन है वो ये बताते हुए शुभम कि अगले साल भारत के आर्थिक विकास दर में तेज गिरावट आएगी, 3 साल की लोएस्ट दर होगी। सर्वे आपको ये बताने की कोशिश करता है, ये समझाने की कोशिश करता है कि आप कोविड से पहले की आर्थिक विकास दर के आधार पर काफी बेहतर स्थिति में खड़े हुए हैं। अब सरकार के लिए जो सबसे बड़ी चुनौती है वो ये कि इस आर्थिक विकास दर के साथ सरकार को अगले साल के रेवेन्यू का आकलन करना है। बिल्कुल। और किसी भी देश की अर्थव्यवस्था में जो राजस्व का आकलन है वो इस बात पर निर्भर करता है कि उस देश की आर्थिक विकास दर और महंगाई की दर मिलाकर एक जैसी कितनी है, जिसे हम नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ रेट कहते हैं। जो आकलन हमें सर्वे से मिल रहा है उस हिसाब से भारत की अगले साल की आर्थिक विकास दर 11% के आसपास रहेगी, महंगाई को मिलाकर नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ रेट के आधार पर। यानी महंगाई भी घटेगी अगले साल, इस बात की संभावना दिखाई दे रही है। पर जो वास्तविक ग्रोथ रेट है, वास्तविक इनकम उत्पादन की दर है, इसमें गिरावट आएगी। और ये गिरावट अगले साल सरकार के लिए राजस्व की बड़ी चुनौती बनकर आएगी। अगर हम आंकड़ों का बैक टू एनवेलप कैलकुलेशन करें और एक हिसाब लगाएं तो आपको समझ में आएगा कि इस साल 2023 में जिसको हम खत्म करने जा रहे हैं वित्त वर्ष को, उस दौरान भारत के राजस्व में, सरकार के राजस्व में 14.5% की बढ़ोतरी दिखाई दी थी। ये अगले साल घटकर 8 से 9% रह सकती है। यहीं से पूरे बजट का कॉन्टेक्स्ट या संदर्भ बदल जाता है कल आने वाले बजट का। अगर भारत के सरकार के रेवेन्यूज़ में, कमाई में, टैक्स संग्रह में अगले साल बेहतर बढ़ोतरी नहीं होनी है तो क्या वो चुनावी दौर में बढ़ते हुए कोई बड़ी रियायतें घोषित कर पाएगी, और उन रियायतों को घोषित करने की परिस्थिति में बजट के आंकड़े कैसे संतुलित होंगे? इसी रहस्य का जवाब, इसी का जवाब हमें कल बजट में मिलेगा। तो इस आंकड़े के 2 मतलब हमारे लिए हैं। पहला मतलब है कि पूरे देश की कमाई घटेगी अगले साल, और कमाई घटने में अलग अलग क्षेत्रों की कमाई पर अलग अलग असर होगा, और उसके साथ जब हम कम कमाएंगे तो सरकार भी कम कमाएगी, सरकार के राजस्व में भी गिरावट होगी। और सोचिए, जब सरकार के पास राजस्व कम होगा, संसाधन कम होंगे, तो मिलने वाली रियायतें तो अपने आप कम हो ही जाएंगी, क्योंकि जब जेब में पैसा ही नहीं होगा तो खर्च करेंगे कैसे। इस बीच आर्थिक सर्वेक्षण ने कुछ चिंताएं भी जाहिर की हैं। आर्थिक सर्वेक्षण में बढ़ते चालू खाते घाटे पर चिंता जताई गई, इसे गंभीरता से लेने की बात कही गई। सर्वे में एक आशंका और जताई गई, कहा गया कि आने वाले दिनों में निर्यात घट सकता है, वैश्विक मंदी की वजह से निर्यात में गिरावट आ सकती है। इसके अलावा महंगाई में कमी लाना चुनौतीपूर्ण होगा, ये बोला गया। ध्यान ये दें कि आरबीआई के सहनीय स्तर से हम नीचे हैं, उसके बाद भी आर्थिक सर्वेक्षण ये कह रहा है कि महंगाई में कमी लाना चुनौतीपूर्ण होगा। भारतीय करेंसी रुपए की कमजोरी और अमेरिका में लगातार बढ़ती ब्याज दरों को लेकर भी चिंता जताई गई है। सर, एक चिंता ऐसी है जिसके 3 मुंह हैं, चाहे आप रुपए साइड से चलिए, चाहे आप चालू खाते के घाटे के साइड से चलिए, या आप निर्यात की चिंता कीजिए, ये कुल मिला के बात एक ही कह रही है। तो पहला सवाल मेरा इसी चिंता पर है, इस चिंता की वजह क्या है? ये चिंता, और इस चिंता को अब हम यहाँ से जब अपनी चर्चा के अगले चरण में पहुँच रहे हैं, तब हम इस चिंता को इस तरह से समझने की कोशिश करेंगे कि बजट में इसके लिए क्या किया जा सकता है। इसके 3 अलग अलग हिस्से हैं। भारतीय रुपए में पिछले 1 साल के दौरान तेज गिरावट आई। उस गिरावट के नतीजे के तौर पर भारत के विदेशी मुद्रा भंडार में भी गिरावट हुई और आयात की लागत में भी बढ़ोतरी हुई। सरकार को बल्कि बीच बीच में कुछ ऐसे कदम उठाने पड़े, जैसे सोने के आयात पर रोक लगाना या ड्यूटी बढ़ाना, जिससे कि भारत से विदेशी मुद्रा की निकासी कम हो सके। ये सर्वे मान रहा है कि भारत के निर्यात के लिए आने वाला समय अच्छा नहीं है, और निर्यात में गिरावट की वजह से भारतीय करेंसी पर आने वाले समय में दबाव रहेगा, और करेंसी पर अगर दबाव रहेगा तो चालू खाते के घाटे में बढ़ोतरी की संभावनाएं और ज़्यादा दिखाई देंगी। ये एक महत्वपूर्ण फॉल्ट लाइन है, एक महत्वपूर्ण दरार है जो भारतीय अर्थव्यवस्था में इस साल उभरी कोविड के बाद, बाहर आने के बाद। इसका एक बड़ा कारण रूस और यूक्रेन का युद्ध था, जिसके कारण पूरी दुनिया में एनर्जी प्राइसेस बढ़ी, कच्चे तेल की कीमतें बढ़ी। दूसरी महत्वपूर्ण बात है, सर्वे मानता है कि कच्चे तेल की कीमतों में बड़ी गिरावट की उम्मीद नहीं दिखाई दे रही। कच्चे तेल की कीमतें अभी भी ऊपर बने रहने वाली। ये वो फॉल्ट लाइन है, ये वो दरार है जिसे भरने के लिए बजट को कुछ ज़रूरी कदम उठाने होंगे। तो क्या बजट इस समस्या का कोई समाधान देगा? इस पर हम आगे बात करते हैं। सर, मेरा अगला सवाल दरअसल यही था कि क्या वाकई इस समस्या का कोई समाधान हमें बजट में मिलेगा? हाँ, तो अगर रुपया मजबूत करना है सरकार को, अगर चालू खाते के घाटे को कम रखना है, अगर आयात सस्ते और आयात कम रखने हैं, तो सरकार के लिए बड़ी कठिन चुनौती है इस समय इस मोर्चे को ठीक करने के लिए। जो इकोनॉमिक सर्वे की सबसे बड़ी चिंता है वो ये कि भारत को निर्यात ही बढ़ाने होंगे। या तो विदेशी पूंजी आने के 2 रास्ते हैं, या तो भारत के शेयर बाजार में निवेशक पूंजी लेकर आएँ और लंबे समय तक निवेश करें शेयर बाजार और बॉन्ड बाजार में, या फिर
निर्यात में बढ़ोतरी हो। और इन दोनों के लिए सरकार को इस बजट में कुछ करना चाहिए, अगर वो इकोनॉमिक सर्वे की इस चिंता से इत्तेफाक रखती है या मानती है, क्योंकि उसी का सहोदर दस्तावेज है ये इकोनॉमिक सर्वे, बजट का साथी दस्तावेज है। तो अगर वो इस चिंता से इत्तेफाक रखती है तो इस बजट में हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि निर्यात के लिए कुछ नई बड़ी प्रोत्साहन स्कीमें आ सकती हैं, जिससे निर्यात आधारित क्षेत्रों को कुछ प्रोत्साहन दिया जाए। हालांकि निर्यात से प्रोत्साहन की सीमाएं बहुत कम हैं सरकार के पास, और इसीलिए पीएलआई स्कीम लाई गई है। तो कोशिश ये है कि पीएलआई स्कीम में ही शायद कुछ नई सुविधाएं दी जाएं, सहूलियतें दी जाएं, इसकी कोशिश दिखाई दे सकती। दूसरा ये कि भारतीय अर्थव्यवस्था में चूंकि अगले साल मैक्रो पिक्चर थोड़ी डिप्रेसिंग है, थोड़ी चिंताजनक और परेशान करने वाली है, तो क्या सरकार कुछ ऐसा करेगी जिससे कि शेयर बाजार में निवेशकों को प्रोत्साहन और मिले, शेयर बाजार में निवेशकों का निवेश बना रहे? क्योंकि जब हम बजट की तरफ बढ़ रहे हैं शुभम, शायद पिछले कई सालों में ऐसा पहला बजट होगा जिसमें बजट के पहले महीनों में शेयर बाजार में विदेशी निवेशकों ने इतनी बड़ी बिकवाली की होगी। पूरा जनवरी का महीना खत्म होने जा रहा है और शेयर बाजार में विदेशी निवेशकों ने बड़ी बिकवाली की है। तो विदेशी पूंजी की आवक की समस्या का समाधान जिन दो रास्तों से हो सकता है उनमें दो रास्ते एक यही हैं। एक रास्ता यह है कि निर्यात को प्रोत्साहन दिया जाए। क्या बजट प्रोत्साहन देगा? प्रोत्साहन का मतलब होता है टैक्स में रियायतें देना, और वो टैक्स में रियायतें देने के लिए बात घूमकर वही आ जाती है जिसे हमने पहले बात की थी कि सब सरकार का राजस्व अगले साल कम होगा तो कितनी रियायतें बांट पाएगी। और दूसरा पहलू यह है कि शेयर बाजार को प्रोत्साहन देना ताकि वहाँ विदेशी पूंजी आती रहे। और तीसरा एक और रास्ता है, और वो रास्ता शायद इस बजट में हमें दिखाई देगा, वो है आयात को नियंत्रित करना, आयात को रोकना, आयात को महंगा करना। उससे राजस्व भी आता है और इम्पोर्ट ड्यूटी भी कम होती है। तो क्या इस बजट में हम इम्पोर्ट ड्यूटीज़ में एक बार फिर बड़ी बढ़ोतरी देखने जा रहे हैं? फिंगर्स क्रॉस्ड हैं, लेकिन कल हम बजट हमारे सामने आएगा तो हमें पता चलेगा। शायद इस बात की संभावना है कि सरकार इम्पोर्ट ड्यूटीज़ में कुछ बड़ी बढ़ोतरी करेगी, क्योंकि इसी के जरिए चालू खाते के घाटे और विदेशी मुद्रा में कमी के मामले को संभाला जा सकता है। निर्यात में बढ़ोतरी के लिए तो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में मांग होना जरूरी है, और विदेशी निवेशकों को शेयर बाजार में लाने के लिए भारतीय अर्थव्यवस्था में अब उतने मैग्नेट्स नहीं बचे हैं, उतना आकर्षण नहीं बचा है जिससे कि विदेशी निवेशक आ सके। कुछ इस तरीके की रेसिपी या कुछ इस तरीके का ढांचा हमें पहली चिंता के जवाब में दिखता है। दूसरी सर बड़ी चिंता महंगाई है। महंगाई की चिंता क्यों है सर? ये समझना ज़्यादा ज़रूरी इसलिए है क्योंकि अब तो महंगाई आरबीआई का जो लक्ष्य 6% उससे नीचे आती दिख रही है, डब्ल्यूपीआई भी गिरती दिख रही है, सीपीआई भी गिरती दिख रही है। फिर ये चिंता क्यों बताई जा रही है कि लाना चुनौतीपूर्ण होगा? महंगाई को लेकर सर्वे दोनों तरीके की बात करता है। महंगाई को लेकर सर्वे मानता है कि हेडलाइन इन्फ्लेशन जो भारत की खुदरा इन्फ्लेशन है उसमें गिरावट आई, और वो गिरावट हमने पिछले 2 महीनों में देखी भी है। लेकिन इसके बाद भी ये 2 महत्वपूर्ण चीज़ें, बल्कि उसका नाम भी सर्वे में अंग्रेजी के चैप्टर्स में इन्फ्लेशन और मॉनेटरी मैनेजमेंट टाइट रोप वॉक कहा है कि तनी हुई रस्सी के ऊपर करतब किया पूरे साल सरकार और रिजर्व बैंक ने महंगाई को रोकने के लिए। सरकार ने अपनी तरफ से महंगाई को कम करने की कुछ कोशिशें की। गेहूं के निर्यात पर प्रतिबंध उल्टा पड़ा, स्टील के निर्यात पर प्रतिबंध उल्टा पड़ा, चावल में पार्शियल प्रतिबंध उल्टा पड़ा। यानी जिन जिन चीज़ों में महंगाई रोकने की कोशिश सरकार ने पिछले 1 साल के दौरान की, उनका प्रत्यक्ष असर उन्हीं चीज़ों की कीमतों पर नहीं दिखाई दिया। अब यहाँ बड़ी दुविधा है। यहाँ दुविधा ये है कि महंगाई पर सरकार का सीधा कोई नियंत्रण नहीं है, क्योंकि सरकार कीमतें तो कंपनियां तय करती हैं, और इस बजट आने से पहले सरकार कंपनियां एक बड़े पैमाने पर कीमतें बढ़ा चुकी। अब यही बजट का वो बड़ा अंतर्विरोध है जहाँ से आप बजट के पहले अंतर्विरोध को पकड़ सकते हैं। पहले सवाल के जवाब में हमने आपको बताया कि सरकार की चिंता यह है कि उसे राजस्व ज़्यादा मिले और आयात नियंत्रित हो, और यदि इंपोर्ट ड्यूटीज़ में बड़ी बढ़ोतरी की जाती है तो उसका सीधा असर हमें महंगाई बढ़ने के तौर पर सामने नज़र आएगा, क्योंकि वो इंपोर्ट ड्यूटी में बढ़ोतरी हमें कीमतों में बढ़ोतरी के साथ जीएसटी से होते हुए हमारी जेब तक आएगी। और इसलिए सरकार यहाँ महंगाई के नियंत्रण को लेकर चीज़ों को थोड़ा स्वाभाविक रूप से चलने देने के पक्ष में होगी। प्रत्यक्ष रूप से सरकार शायद बजट के जरिए महंगाई में तो कोई दखल नहीं करेगी, लेकिन रिजर्व बैंक को ये मान के चल रही है सरकार कि रिजर्व बैंक ब्याज दरों में मजबूती के साथ बढ़ोतरी को और महंगाई से नियंत्रण की अपनी मुहिम को जारी रखेगा। उम्मीदें सिर्फ एक बात पर टिकी हैं, वो उम्मीदें आपकी हमारी किसी की भी टिकी हैं, इस बजट की उम्मीदें टिकी हैं कि ऐसा हो जाए कि दुनिया में कमोडिटी प्राइसेस टूटने लगे, अगले 6 महीने में 5 महीने में तेज गिरावट आ जाए कमोडिटीज़ में, कच्चे तेल की कीमत $80 से घटकर $70-75 हो जाए, तब तो फिर सब ठीक ही हो जाएगा। सर, जैसे आपने कहा कि कस्टम ड्यूटी सरकार बढ़ाएगी, इससे इन्फ्लेशन बढ़ सकती है। इन्फ्लेशन को काबू करने का भी क्या कोई तरीका इस बजट में है? सीधे बजट इन्फ्लेशन को काबू करने का कोई तरीका नहीं कर सकते, क्योंकि बजट तो के पास तो एक ही
छड़ी है, उस छड़ी से या तो आप टैक्स कम कर सकते हो और लोगों की और लागत कम कर सकते हो, या टैक्स बढ़ाकर लागत बढ़ा सकते हैं और अपना राजस्व बढ़ा सकते हैं। सीधे बजट कुछ नहीं कर सकता। देखिए आप शुभम, हम लोग तो मनी सेंट्रल में रोज बात कर रहे हैं, सरकार को गेहूं की महंगाई नियंत्रित करने के लिए अनाज बाजार में छोड़ने का फैसला करते करते 6 महीने लग गए। जुलाई से सरकार इस बार बात कर रही थी और जिस दिन सरकार ने फैसला लिया उस दिन के बाद से गेहूं की कीमत बाजार में गिरना शुरू हो गई। ऐसा नहीं था कि इसमें कोई बहुत बड़ा अंतरिक्ष विज्ञान था, कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस था, पर सरकार जुलाई से लेकर जनवरी तक किस बात की प्रतीक्षा करती रही? बाजार में गेहूं की कीमतें कम होने के लिए। लेकिन इतने समय बाद जब फैसला लिया गया तब तक गेहूं की अगली फसल और एमएसपी के बीच का अंतर हमारे सामने निकल कर आ गया। तो कुछ ही जगह हैं जहां पर सरकार दखल कर सकती है, अनाज भंडार से अनाज छोड़ सकती है बाजार में, पर जो मैन्युफैक्चर्ड इन्फ्लेशन है, जो कोर इन्फ्लेशन, और ये सर्वे बात कहता है, सर्वे बताता है कि पिछले 1 साल के अंदर कपड़ों की महंगाई, दवाओं की महंगाई और सर्विसेज की महंगाई, सेवाओं की महंगाई सबसे ज़्यादा तेजी से बढ़ी और इस पर प्रत्यक्ष रूप से सरकार का कोई सीधा नियंत्रण नहीं है। जब चुनौतियां बताई गई तो इस सर्वे में कुछ सरकार की उपलब्धियां भी गिनाई गई। सर्वे में कहा गया कि कोरोना महामारी के दौरान भारतीय अर्थव्यवस्था को जितना नुकसान हुआ था उसकी भरपाई लगभग हो चुकी है। भारतीय अर्थव्यवस्था दुनिया में सबसे तेज दौड़ने वाली अर्थव्यवस्था बनी रहेगी। सर्वे में बताया गया कि वित्त वर्ष 22-23 के पहले 8 महीने के दौरान पूंजीगत खर्च 63% की बढ़ोतरी हुई है। पिछले साल जनवरी से नवंबर के दौरान एमएसएमई को जो क्रेडिट ग्रोथ थी उसमें 30% की बढ़ोतरी रही है। चुनौतियों से निपटने के लिए भारत के पास पर्याप्त विदेशी मुद्रा भंडार है, ये भी बोला गया इस सर्वे में। सर, इन सफलताओं की रोशनी में अब बजट पढ़ने की कोशिश करें, देखने की कोशिश करें तो कैसा दिखता है? इन जो बड़ी सफलताएं सरकार गिना रही पिछले साल, उन सफलताओं में जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो ये कि भारतीय अर्थव्यवस्था की विकास दर अगर आप देखें तो दुनिया के अन्य देशों की तुलना में जितनी गिरावट थी उसमें गिरावट नहीं है। हालांकि तुलना प्रकारांतर से वो बड़ी अर्थव्यवस्थाएं हैं, भारत की अर्थव्यवस्था का आकार उस हिसाब से छोटा है। लेकिन 3 महत्वपूर्ण सफलताएं जिन चीज़ों पर केंद्रित थी वो भी इस बजट की चुनौतियों में शामिल है। सबसे बड़ी, अगर आप बजट इकोनॉमिक सर्वे 414 पेज का दस्तावेज है एंड बहुत सारे आंकड़े, बहुत सारी सूचनाएं, आधे से ज़्यादा हिस्से में तो आप उस 414 पेज के दस्तावेज में ऐसा आपको लगेगा कि जैसे सरकार ने पिछले 2014 से लेकर आज तक जितनी स्कीमें बनाई उनमें क्या क्या किया है, कौन कौन सी चीज़ें हासिल की, उन्हें दोबारा बताती है और सरकार बार बार ये चीज़ें बताती रहती। तो आधे से ज़्यादा दस्तावेज में तो ये है। पर आप एक बड़ी महत्वपूर्ण इस पूरे 414 पेज के दस्तावेज को पढ़कर हम और शुभम आपके लिए बहुत ज़रूरी चीज़ें ढूंढ कर लाए हैं, जिसमें सरकार ये मानती है कि पिछले साल एमएसएमई को कर्ज की, छोटे उद्योगों को कर्ज का प्रवाह या कर्ज का फ्लो बढ़ा, ये महत्वपूर्ण बात है और इसके आंकड़े भी उपलब्ध हैं कि छोटे उद्योगों को कर्ज दिया गया। अब ये मोर्चा लड़खड़ा गया क्योंकि पिछले साल महंगाई आई और महंगाई के बाद ब्याज दरों में बढ़ोतरी होना शुरू हुई। जब हम इस कार्यक्रम की तैयारी कर रहे थे तब तक बाजार में आंकड़े आ चुके थे कि क्रेडिट की ग्रोथ रेट अब गिरना शुरू हो गई है। तो अगले साल बजट को कुछ ऐसा करना होगा जिससे छोटे उद्योगों के लिए ये मदद बनी रहे, और अगर मदद नहीं बनी रहेगी तो महंगा होता कर्ज आने वाले साल में कंपनियों के लिए पूंजी की लागत बढ़ाएगा। और शायद सरकार इस बात को एहसास कर रही है शुभम, इसीलिए हमें आर्थिक विकास दर के आकलन में इस कमी को दिखाई दी है, जो 6.5% के आसपास, 7% से 6.5% की आर्थिक विकास दर का आकलन दिखाई दिया है। 2 बड़ी उपलब्धियां हैं। एक उपलब्धियां सरकार ने इसमें यह बताई कि कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ा, उसका ये आप जिक्र किया कि सरकार के कैपिटल एक्सपेंडिचर में 2014 से तेज बढ़ोतरी हुई, पर वो कैपेक्स तब बढ़ा था जब सरकार के राजस्व में अच्छी बढ़ोतरी थी और कर्ज सस्ता था। अब अगर अगले साल सरकार को पूंजी खर्च बढ़ाना होगा उसी रफ्तार से जिस रफ्तार से उसने 2016 के बाद बढ़ाया है, तो उसे या तो ज़्यादा कर्ज लेना पड़ेगा महंगी दरों पर, और या फिर टैक्स बढ़ाने की व्यवस्था करनी होगी। अब यह आंकड़ा भी देखने लायक होगा कि कैपेक्स में कितनी बढ़ोतरी, सरकार के पूंजी खर्च में कितनी बढ़ोतरी होती। पूंजी खर्च से हमारा मतलब वो खर्च जो सरकार जो पुल पुलिया, सड़क, स्कूल बनाने के लिए किया जाता है, जिससे कि बाजार में डिमांड आती है, जिससे कि लोगों को रोजगार मिलता है। तो ये दूसरी उपलब्धि थी। तीसरी उपलब्धि पेंटअप डिमांड को लेकर थी कि बाजार में कोविड का खत्म होने के बाद जो बची हुई जो डिमांड रुकी हुई थी वो डिमांड उभर कर सामने आई है, पर वहाँ हमें अनइवन रिकवरी दिखाई देती है। 1 करोड़ के मकानों की मांग है, एसयूवी की मांग है, महंगे मोबाइल फ़ोन की मांग है, पर सस्ते मकानों की मांग नहीं है, सस्ते मोबाइल फ़ोन की मांग नहीं, छोटी कारों की मांग नहीं है। तो जो कंजम्पशन की साइड से जो चुनौती है, खपत की साइड से चुनौती, जिसने कोविड की रिकवरी में तो मदद की है, लेकिन अब आने वाले समय में उसे सरकार के सीधे मदद की ज़रूरत है। पेंटअप डिमांड के सहारे आप इकोनॉमी को 1 साल से ज़्यादा नहीं चला सकते। जो परमानेंट डिमांड बाजार में बढ़ती है धीमे धीमे, इकोनॉमी को उसकी ज़रूरत है। बजट क्या उस डिमांड को कोई विटामिन देगा,
इसे देखना होगा। सर एक और सवाल, क्योंकि ये चुनौतियों की बात हो रही है, उपलब्धियों की बात हो रही है, बचत को लेकर भी एक सवाल ज़रूरी है कि हमने बात भी की थी इकोनॉमिकम में कि बचना है तो बचाने दीजिए। आपको लगता है कि इस बार बचत को लेकर भी सरकार कोई बड़ा फैसला ले सकती है बजट में? शुभम, चिंता तो सरकार को बचत की सबसे ज़्यादा इस समय करनी चाहिए, क्योंकि अगर भारत में फाइनेंशियल सेविंग्स की ग्रोथ रेट देखिए तो कई सालों के न्यूनतम स्तर पर है। जो थोड़ी बहुत फाइनेंशियल सेविंग्स कोविड के लॉकडाउन के दौरान बढ़ी थी वो भी घटकर बाहर आ गई, लोगों पर कर्ज बढ़ा हुआ है। और सरकार को हमारी बचतें बचाने का प्रोत्साहन देकर सरकारें हमारे ऊपर कोई कृपा एहसान नहीं करती हैं, क्योंकि हम जो बचत करके रखते हैं बीमा में, पीपीएफ में, वो सरकार के खर्च के ही काम आती है। 2 साल में सरकार ने, पिछले साल का आंकड़ा बताता है कि 5 लाख करोड़ रुपए तो सरकार ने हमारी बचतों से ही लिए और बाकी 12-13 लाख करोड़ रुपए का कर्ज बाजार से उठाया, तब अर्थव्यवस्था का खर्चा चला। तो बचतों को प्रोत्साहित करना सरकार को अपने बचाने के लिए भी जरूरी है, क्योंकि संसाधन और कहाँ से आएंगे। जिस इकोनॉमिकम का जिक्र किया शुभ हमने, वो इकोनॉमिकम उपलब्ध है प्लेलिस्ट पर, आप देख सकते हैं कि उसमें पूरी गणित बताई गई। इस बात की संभावना लग रही है, हालांकि दुविधा बड़ी है सरकार के सामने, क्योंकि बचतों को प्रोत्साहन देने के लिए अगर कोई बड़े प्रोत्साहन दिए जाएंगे तो बजट से बड़ा टैक्स रेवेन्यू का आउटगो होगा। लेकिन आप ये उम्मीद कर सकते हैं कि सरकार अब उस स्थिति में पहुंच गई है जहां भारत की फाइनेंशियल सेविंग्स की ग्रोथ रेट जिस लेवल तक गिर चुकी है, अलार्मिंग लेवल तक गिर चुकी है, वहां बचतों को बचत से प्रोत्साहन देना ज़रूरी है किसी न किसी तरह से। और प्रोत्साहन कैसे हो सकते हैं? प्रोत्साहन यही हो सकते हैं कि इनकम टैक्स देने वाले लोगों को 80 की सीमा में थोड़ी बढ़ोतरी करके के बचत की प्रोत्साहन दे दिया जाए। हेल्थ इंश्योरेंस से जुड़ी हुई और बाकी चीज़ों में की जो लागतें बढ़ी उनको कवर करने के लिए थोड़ी टैक्स में रियायत दे दी जाए। पर ये बेहद पेचीदा सवाल होता है वित्त मंत्रियों के लिए। हर बजट से पहले इस तरह की संभावनाएं, उम्मीदें बनती हैं और अंततः बजट सीधे तौर पर इस तरीके के प्रोत्साहन देने में चुनौती महसूस करते हैं। और चुनौती इसलिए शुभ महसूस करते हैं कि जैसे जैसे टैक्स पेयर्स का दायरा बढ़ता जाता है, सरकार के लिए रियायतें देना और कम मुश्किल होता चला जाता है, क्योंकि एक बार की रियायतों में एक मुश्त बड़ी रकम जाती। पर अगले कल आने वाले बजट से ये उम्मीद रहेगी कि वो बचत पर जरूर कुछ ना कुछ तो करे ही, जिससे कि लोगों की बचतों का प्रोत्साहन मिलता रहे। क्योंकि जो भी बचतें कर रहे हैं लोग, प्रकारांतर से वो सरकार को मिल रही हैं, या बचतें एक सीमा से ऊपर जाती हैं तो उस पर सरकार टैक्स वसूल रही है। चाहे आप बैंक में पैसा रख रहे हैं तो इंटरेस्ट के ऊपर टैक्स लगता है, अगर स्टॉक मार्केट में आप निवेश कर रहे हैं तो उस पर एक सीमा से अधिक टैक्स देना ही पड़ता है। सर आखिरी सवाल, एक इम्पॉर्टेंट सवाल, क्या आर्थिक समीक्षा में क्या कोई राजनीतिक संदेश भी है? यही इस सर्वे का सबसे दिलचस्प पहलू है, क्योंकि बाकी पूरी आर्थिक समीक्षा दरअसल हम लोग अक्सर देखते हैं कि आर्थिक समीक्षा उस दौर का दस्तावेज था जब हमारे पास हाई फ्रिक्वेंसी नंबर्स नहीं होते थे, डेटा नहीं होता था, तो सरकार साल भर में एक बार अर्थव्यवस्था में क्या हुआ इसका एक ब्यौरा हिसाब किताब रखती थी। अब तो तिमाही आर्थिक समीक्षा खुद सरकार पेश करती है, छमाही आर्थिक समीक्षा सरकार पेश करती है, नए बजट ढांचे के तहत जो 10 साल से लागू है। इसके अलावा बहुत सारे और आंकड़े हमारे पास आते हैं, तो जो हो रहा है अर्थव्यवस्था में उसके बारे में आमतौर पर हमें पता है, जानकारी है। कंपनियों के आंकड़े भी मिलते हैं, खर्च के आंकड़े भी हर महीने आ जाते हैं, सरकार के जीएसटी के आंकड़े भी हर महीने आ जाते हैं, तो अब वो सारी सूचना हमारे पास आ जाती हैं। फिर भी ये दस्तावेज इसलिए महत्वपूर्ण होता है क्योंकि ये जो हो चुका है उसे सरकार कैसे समझ रही है और बाकी लोग कैसे समझ रहे हैं, इसका फर्क बताता है। और दूसरा, कुछ महत्वपूर्ण संकेत देता है आने वाले समय में, क्योंकि चुनाव का साल है और इस चुनाव के साल में इस बजट में बेहद दिलचस्प ढंग से दो मॉडल्स की कल्पना की तुलना की गई। और लंबे समय के बाद राजनीतिक रूप से मोदी सरकार का बजट वाजपेयी सरकार के कार्यकाल को याद करता है, और ये याद करता है कि 1998 से 2002 के बीच में भारतीय अर्थव्यवस्था की जो परिस्थितियां थी, लगभग वैसी ही परिस्थितियां 2014 से 2022 के बीच रही थी। उस दौरान न्यूक्लियर टेस्टिंग की थी भारत ने, जिसका असर सैंक्शंस के रूप में आया था। बैंकिंग और कॉर्पोरेट सेक्टर पे कर्ज काफ़ी था, उसकी डीलेवरेजिंग शुरू की गई थी। 2 सूखे पड़े थे, 2 बार ड्राउट आया था सक्सेसिवली। वही वो दौर था जब, शुभम आपको याद होगा कि .com बबल बस्ट हुआ था और ग्लोबल रिसेशन की स्थिति आई थी। और उस दौरान वाजपेयी सरकार ने कई महत्वपूर्ण स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स शुरू किए थे, जिसमें कि इंटरेस्ट रेट को पहली बार डीरेगुलेट किया गया था, बाजार के हिसाब से ब्याज दरें तय करने की बात थी। सबसे बड़ा प्राइवेटाइजेशन उस दौर में हुआ था। बैंकों के लिए एसेट रिकवरी ट्रिब्यूनल बनाए गए थे, कंपटीशन कमीशन लाया गया था। सड़कों पर बड़ा निवेश हुआ था गोल्डन क्वाड्रिलेटरल में। उसी दौरान टेलीकॉम में काफ़ी सारे बदलाव हुए थे, टेलीकॉम सेक्टर का लिबरलाइजेशन किया गया था। ये सर्वे ये बताता है कि उन सुधारों का लाभ अगले दशक में भारतीय अर्थव्यवस्था को मिला। जब ये संकट का दौर खत्म हुआ 2003-04 के बाद तब भारतीय अर्थव्यवस्था में जो विकास दर आई वो उन सुधारों के जरिए आई। पहली बार
इस बजट ने नरेंद्र मोदी के कार्यकाल को वाजपेयी के कार्यकाल से तुलना करते हुए सामने पेश किया और ये कहा है कि 2014 से 2022 के दौरान इस सरकार ने भी लगभग वैसे ही तूफान, वैसे ही झंझावात, वैसे ही चुनौतियां झेली जिनको 1998 से 2002-03 के बीच में फेस किया गया था। और उनके बीच उसी सरकार की तरह इस सरकार ने भी रिफॉर्म्स को लेकर, स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स को लेकर, ढांचागत सुधारों को लेकर अपना जो कमिटमेंट था, जो अपना संकल्प था, उसे कमज़ोर नहीं होने दिया। और एक कहा गया कि इसमें बहुत सारे सुधार हुए, फिर उन सुधारों की लंबी सूची इसमें आपको पन्ना दर पन्ना पढ़ते हुए मिल जाएगी, जिसमें जीएसटी है, जिसमें फिनेंशियल इंक्लूजन है, जिसमें डिजिटल इकॉनमी है, जिसमें स्वास्थ्य क्षेत्रों में बड़ी योजनाएं हैं। सर्वे ये कहता है, एक तरह से सर्वे मानता है कि जहां पर ये जो उम्मीद देकर जाता है और जो दिलचस्प रूप से राजनीतिक रूप से उसकी अपनी व्याख्याएं हैं कि मानता है कि लगभग जिस तरीके के काम वाजपेयी सरकार ने किए थे, मोदी सरकार ने भी उसी तरीके के काम किए हैं। और जो काम अब पिछले एक दशक में 2014 से 2022 तक 7-8 सालों में हुए हैं, ये ऐसे रिफॉर्म हैं जिनका असर भारत को अगले एक दशक में दिखाई देगा। यानी जब ये तूफान खत्म हो जाएगा, बैठ जाएगा, भारतीय अर्थव्यवस्था मंदी से उबरेगी, तब उसके बाद ये सुधार अपना असर करना शुरू करेंगे। ये शायद कोशिश उस माहौल को थोड़ा संतुलित करने की है जो माहौल इस सर्वे की सुर्खी के साथ बनता है कि भारत की आर्थिक विकास दर 3 साल के न्यूनतम स्तर पर जाने वाली। पर एक बेहद दिलचस्प तुलना है। पहली बार शायद पिछले 2014 से 2022 के सारे बजट और इकोनॉमिक सर्वे में मोदी सरकार ने अपने कार्यकाल और अपने सुधारों की तुलना वाजपेयी सरकार के कार्यकाल से की है। चलिए अब अगली खबर की तरफ आगे बढ़ते हैं। पब्लिक ऑफर आया था, एफपीओ आया था अदानी एंटरप्राइजेस का। आखिरी दिन, अंतिम दिन अदानी एंटरप्राइजेस का एफपीओ पूरी तरह सब्सक्राइब हो गया। ऑफर को करीब 1.10 गुना बोलियां मिली। गैर संस्थागत कोटा के तहत रखे गए शेयरों में सबसे ज़्यादा बोलियां मिली। इसके बाद संस्थागत निवेशकों ने भी बोलियां बढ़ाई हैं। हालांकि रिटेल निवेशकों की तरफ से रिस्पांस ठंडा रहा, लेकिन कुल मिलाकर एफपीओ पूरा सब्सक्राइब हो गया। जिस भाव पर निवेशकों ने एफपीओ में पैसा लगाया है, बाजार का भाव उससे कुछ कम है। मंगलवार को शेयर बाजार में अदानी एंटरप्राइजेस का शेयर भाव 2878 रुपये से 3072 रुपये के बीच रहा, जबकि एफपीओ का प्राइस बैंड 3112 से 3276 के बीच था। सर, एफपीओ के सब्सक्रिप्शन को बाजार किस तरीके से समझेगा? शुभ, दिलचस्प घटनाक्रम अडानी समूह में लगातार 2 दिन से चल रहा है और हम उस पर के अलग अलग पहलुओं पर आपको बेबाकी से चीज़ें बता रहे हैं। आज सुबह जब अडानी के एफपीओ के आंकड़े आना शुरू हुए और हम लोग उसको ट्रैक कर रहे थे 20%, फिर 35%, 85% और शाम तक सब्सक्राइब हो जाने की, तो एक सज्जन ने हमसे सवाल पूछा मैसेज भेजकर। शुभम, उन्होंने पूछा कि सर ये बताइए कि अगर किसी कंपनी का स्टॉक बाजार में उसके एफपीओ प्राइस से नीचे पे मिल रहा है तो आखिर उसे खरीदने के पीछे तर्क क्या है? उसे जब वही स्टॉक बाजार में उससे सस्ता मिल रहा है, यानी 100 रुपये की चीज़ अगर बाजार में 90 रुपये में मिल रही, तो कंपनी उस चीज़ को 100 रुपये में क्यों बेचे? यही वो सबसे बड़ी दुविधा और सबसे बड़ा सवाल था जिसके बीच में ये स्टॉक आकर फंस गया। अब हम 2 तरह से अडानी के आईपीओ के सब्सक्रिप्शन को देख सकते हैं। सब्सक्रिप्शन ना होना तो अडानी समूह के लिए बहुत बड़ी चुनौती बनने वाला था। स्ट्रक्चरली बहुत बड़ा चैलेंज अडानी समूह के लिए होता। अगर आप निवेशकों की दृष्टि से देखें तो जो बड़े निवेशक हैं, जिन्हें प्रभावित करके या जिन्हें बताकर निवेश कराया जा सकता, बाजार में तमाम तरीके की चर्चाएं किसने किसने निवेश किया। जो 2 बड़े निवेशक इसमें थे, एक इंस्टीट्यूशनल बायर्स और दूसरे हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल, यानी अमीर लोग जिनके पास वेल्थ है, जो स्टॉक मार्केट में पैसा लगाते हैं। उनका कोटा पूरी तरह भर गया, बल्कि उससे ज़्यादा बोलियां भी अडानी समूह को उसमें मिल गई। पर इसका जो खुदरा निवेशक वाला हिस्सा था, जहां पर छोटे निवेशकों को इसमें निवेश करना था, वो शायद बाजार को देख रहे थे और बाजार को देखने के कारण उन्होंने अडानी के स्टॉक में बड़ी बोली नहीं लगाई। जबकि ये माना जा रहा था कि भारत के इतिहास का सबसे बड़ा एफपीओ था, तीसरा सबसे बड़ा एफपीओ था, और इसमें छोटे निवेशक तो दौड़कर आगे आएंगे क्योंकि उन्हें पहली बार अडानी के स्टॉक को खरीदने की सुविधा मिल रही है, मौका मिल रहा है। ऐसा इसलिए हुआ, अब आप इसके बहुत सारे कोनोटेशंस हैं, बहुत सारे अलग अलग संदर्भ निकाले जा सकते हैं। बड़े निवेशकों ने स्टॉक को क्यों खरीद लिया जबकि वो बाजार में सस्ता मिल रहा था? शायद इसलिए खरीद लिया कि इतने थोक में उनको स्टॉक नहीं मिलता खुले बाजार से। छोटे निवेशकों ने नहीं खरीदा, उन्हें यह महसूस हुआ कि अडानी के स्टॉक को जो लोग खरीद रहे हैं उनके कुछ दूसरे कारण हो सकते हैं, पर बाजार में तो इस स्टॉक में इतनी दम नहीं दिख रही है, इसके फंडामेंटल्स ऐसे नहीं दिख रहे हैं कि इतना महंगा स्टॉक दिखाई दे। पर यह अनोखी बात थी
कि आज बाजार में जिस भाव पर अडानी का स्टॉक ट्रेड कर रहा था उससे ऊपर की कीमत पर एफपीओ सब्सक्राइब हो रहा था। ये अनोखी बात थी। एक और दिलचस्प चीज़ इस पूरे माहौल में दिखाई देती है अडानी के एफपीओ के संदर्भ में। अगर आप छोटे निवेशकों के और बड़े निवेशकों के व्यवहार को देखें, शेयर बाजार की दृष्टि से अगर आप देखें तो शेयर बाजार ने अडानी समूह के एफपीओ को थम्स अप नहीं दिया। आज भी हमने अडानी समूह के स्टॉक्स में थोड़ी बहुत बढ़ोतरी देखी, पर कई सारे स्टॉक आज भी लोअर सर्किट पे फंसे हुए हैं। ग्रुप के कई सारे स्टॉक लोअर सर्किट पर फंसे हुए हैं। लेकिन जिन बड़े निवेशकों की तरफ से इसे प्रोत्साहन मिलना था वो सामने आ गया है। अब आप जिस तरफ से देखना चाहें उस तरफ से इस सफलता या विफलता को सफल माने या विफल माने, लेकिन हाँ, अगर छोटे निवेशकों का कोटा नहीं भरा है तो भारत का सबसे बड़ा तीसरा सबसे बड़ा आईपीओ छोटे निवेशकों के कोटे के बिना सब्सक्राइब हुआ है। ये बात तो इतिहास में दर्ज हो ही जाएगी। चलिए सर, एक और खबर ये चल रही है अदानी ग्रुप से लेकर कि जो रेटिंग एजेंसियां उन्होंने भी कुछ पूछताछ की है। हाँ, ये अगला घटनाक्रम है, बदलाव है, क्योंकि अडानी समूह ने माना है कि करीब 30 लाख करोड़ रुपए का कर्ज उसके ऊपर है। और इसके बाद ऐसा माना जा रहा है कि कई प्रमुख रेटिंग एजेंसियों ने अडानी समूह से इस बात की 80,000 करोड़ का कर्ज अडानी समूह पे है भारतीय बैंकों की तरफ से है। तो ऐसा माना जा रहा है कि कई सारी रेटिंग एजेंसियों ने अडानी समूह से इस डेट के बारे में डिटेल्स, उसके चुकाने की क्षमताएं और बहुत सारे उन पैमानों पर मांगा है। रेटिंग एजेंसियां ऐसा इसलिए कर रही हैं क्योंकि रेटिंग एजेंसियों को अपनी रेटिंग में अब आरबीआई की नई शर्तों के बाद, यस बैंक के स्कैमर्स की शर्तों के बाद बहुत खुलकर ये बताना पड़ता है कि कंपनी डिफ़ॉल्ट होगी कि नहीं होगी, कंपनी के पास अपने डेट की सर्विस करने के लिए कितनी संभावनाएं मौजूद हैं, कितना रेवेन्यू मौजूद है, क्या उसके बिजनेस मॉडल ऐसे हैं जो कर्ज को पूरा कर सकते हैं। तो रेटिंग एजेंसियों को अडानी समूह क्या बताता है और रेटिंग एजेंसियां आने वाले समय में अडानी समूह के कर्ज की या बाकी चीज़ों की रेटिंग कैसे करती हैं, ये आने वाले समय में देखने वाली बात होगी। लेकिन जो कर्ज की स्थिति है उस हिसाब से भारत के बैंकों का ठीक ठाक अच्छा और बड़ा एक्सपोजर इसमें मौजूद है। तो अडानी के कर्ज को लेकर, अडानी समूह के कर्ज को लेकर बहसें आने वाले समय में भी जारी रहेंगी, लेकिन उसमें थोड़ी राहत मिलेगी क्योंकि ये जो आईपीओ ओवर सब्सक्राइब हो गया, इसका एक पैसा कर्ज चुकाने में जाने वाला है। यह माना जा रहा है कि करीब 4 से 5 हज़ार करोड़ रुपए के आसपास पैसा इस आईपीओ से निकले हुए पैसे को अडानी समूह कर्ज चुकाने पर खर्च करेगा। चलते चलते एक और खबर, देश में लंबे समय से पेट्रोल डीजल की कीमतों में बदलाव नहीं होने का असर ऑयल मार्केटिंग कंपनियों के मुनाफे पर पड़ा है। मंगलवार को इंडियन ऑयल ने अपने तिमाही नतीजे जारी किए। दिसंबर तिमाही के लिए कंपनी के मुनाफे में 92% की गिरावट दर्ज की गई। दिसंबर तिमाही में कंपनी को सिर्फ 448 करोड़ रुपए का मुनाफा हुआ। 21-22 में दिसंबर तिमाही में कंपनी का मुनाफा 5860 करोड़ रुपए का था। सोमवार को भारत पेट्रोलियम ने भी अपने तिमाही नतीजे जारी किए थे। कंपनी का मुनाफा 36% घटकर 1747 करोड़ रुपए रह गया। सर, क्या मतलब है इसका बजट से पहले और क्या मतलब है इसका हमारी जेब के लिए? दोनों भारत की दोनों बड़ी तेल कंपनियों के नतीजे हमारे सामने आ गए। एक का मुनाफा 36% गिरा भारत पेट्रोलियम का, और आईओसी के मुनाफे में तो काफ़ी ज़बरदस्त गिरावट आई, करीब 92% की गिरावट आई। इसका मतलब भी हम बजट से जोड़ सकते हैं क्योंकि कल बजट आने वाला और हमारे टॉप ऑफ द माइंड पर है। हम इस उम्मीद में थे ना कि भारत में अब तो तेल कंपनियां साल भर हो गया है, पेट्रोल डीजल की कीमतों में कुछ तो कमी करेंगी। पेट्रोल मंत्री भी एक कहते सुने गए थे, बार बार रिपोर्ट किए गए थे कि तेल कंपनियों को अगर मुनाफे होंगे, उनका घाटा खत्म होगा तो वो तेल की कीमतों में पेट्रोल डीजल की कीमतें कम करेंगी। पर यहाँ तो तस्वीर बिल्कुल उसकी उल्टी है। तेल कंपनियों को के जो मार्केटिंग लॉसेस हैं वो इन दोनों जो नतीजे आए हैं उनके मार्केटिंग लॉसेस में बढ़ोतरी हुई, और इस बढ़ोतरी के कारण इस बात की उम्मीद कभी दिख रही है कि पेट्रोल डीजल की कीमतों में या गैस की कीमतों में कोई बड़ी राहत तत्काल अभी मिलेगी। चुनाव के आसपास मिले तो अलग बात है। और दूसरी और बात जो इसके साथ चिंता की बात दिखाई दे रही है कि तेल कंपनियों को तो सरकार को इस साल बजट से और ज़्यादा सब्सिडी देने की नौबत आ सकती है। डिविडेंड तो भूल ही जाओ। डिविडेंड तो पिछले साल 22,000 करोड़ रुपए पिछले साल के बजट में सरकार ने तेल कंपनियों को एलपीजी और बाकी सब्सिडी के मद में जो नुकसान हुआ था उसे दिया था। तो अगर आप ये सोच रहे हैं कि इन आंकड़ों की रोशनी में, इनके नतीजों की रोशनी में अगर आपको लगता है कि पेट्रोल डीजल की कीमतें आने वाले समय में कम होंगी, तो कम से कम तेल कंपनियों के नतीजे तो ये नहीं बता रहे हैं। और अगर सरकार तेल कंपनियों से पेट्रोल डीजल की कीमतें कम कराना चाहेगी तो हमारी दूसरी जेब से पैसा निकाला जाएगा, यानी सब्सिडी दी जाएगी, हमको टैक्स से या किसी दूसरे तरीके से पैसा देना पड़ेगा, तब बाजार में पेट्रोल डीजल की कीमतें कम होंगी। ये बजट का मंतव्य, बजट का फलित इन आंकड़ों से हम थोड़ा सा तो पढ़ ही सकते हैं।
चलिए, तो अब कल पूरे दिन आपको क्या करना है? कल आपको पूरे दिन मनी 9 के साथ जुड़े रहना है, क्योंकि कल आ रहा है आम बजट। बजट से पहले आप 10 बजे हम आपको ये बताएंगे कि आप बजट सुने कैसे। बजट सुनते समय आप क्या गौर करें, क्या नोट करें, क्या कान लगा के सुने, किसको केवल जाने दें। जहां तालियां बजें वहां आपको कितना सुनना है, कितनी तालियां बजानी है, ये भी हम आपको कल बताएंगे। बजट आने के बाद हम आपको बताएंगे कि बजट में क्या खास है, क्या निकला बजट में। कल बाजार के कुछ एक्सपर्ट भी हमारे साथ जुड़ेंगे। अंशुमान जी के साथ मैं तुरंत टिप्पणी लेकर आऊंगा कि बजट पर आपने क्या देखा, क्या समझा, उसके क्या मायने आपकी जेब के लिए हैं, आपकी जिंदगी के लिए हैं, कहां राहत है, कहां आफत है, ये सब कुछ आपको हम बताएंगे बजट के तुरंत बाद। तो आपको वहां लाइव जुड़े रहना है। बजट के दौरान जब सब आपको बता रहे होंगे बजट में क्या आ रहा है, जब वित्त मंत्री अपना भाषण पढ़ रही होंगी, तब आपको मनी 9 ये बता रहा होगा कि इस घोषणा का असर क्या है, मतलब क्या है। मनी 9 का ट्विटर हैंडल, इंस्टाग्राम का हैंडल, फेसबुक का पेज सब सब्सक्राइब कर लीजिए अगर नहीं किया अब तक, क्योंकि वहां आपको ये पता चलेगा हर घोषणा का असर क्या है। ये हो गया बजट। उसके बाद बजट जब खत्म होगा तब मैं और अंशुमान जी बताने आएंगे कि बजट में क्या खास है, क्या पकड़ने वाली बात है, क्या बिटवीन द लाइंस छुपा है, क्या इनका मतलब है। इसके बाद बाजार के एक्सपर्ट जुड़ेंगे जो आपको ये बताएंगे कि बाजार बजट में क्या निकला, बाजार का उसके लिए क्या मायने हैं, आपके टैक्स के लिए क्या कुछ निकला, आपकी पर्सनल फाइनेंस प्लानिंग के लिए क्या कुछ निकला, ये सब कुछ हम बताएंगे आपको बजट में। उसके बाद एक हिसाब किताब करेंगे। हिसाब किताब करेंगे उन अरमानों की चिट्ठियों का जो आपने मेरे साथ पूरे महीने सुनी। उन चिट्ठियों को क्या मिला, रोशन कुमार को क्या मिला, देव कुमार को क्या मिला, उस सौमित्र को क्या मिला जो रेल यात्री था, इन सब की बात करेंगे हम कि उन चिट्ठियों में बजट से क्या मिला। और फिर आपका फेवरेट प्राइम टाइम शो मनी सेंट्रल तो आएगा ही, सब कुछ समग्र लेकर कि हाँ ये बजट वाकई कितना काम का है। तो कल मनी 9 के साथ सुबह 10 बजे से लेके रात तक जुड़े रहिए और बजट की हर छोटी बड़ी खबर हम आपको बताएंगे विस्तार से। फिलहाल दीजिए इजाजत, नमस्कार। ऐसे ही का तमाम ये कम्बोज लाल है, कैसा ही रंगो रूप है।